असलकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्ड है साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो ये 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमीशन कायम किया गया, ठीक है। और ये 8 नवंबर 1927 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। इसकी अगर हम सरबराही की बात की करें किन को दी गई, तो वो सर जॉन साइमन थे। डेट्स वाई इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन 1927 है, ठीक है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद एक्चुअली था कि जो 1919 की रिफॉर्म्स आती है हिंदुस्तान में, 1919 का एक्ट आता है, ठीक है, उसको देखना था, उसकी निगरानी करना था कि वो जो रिफॉर्म्स हिंदुस्तान के लिए आई हैं वो कितनी मुफीद है, कितनी वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। और उनमें किन चीज़ों की चेंजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हर 10 15 12 साल बाद जब रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती थी, जब यहाँ पे पॉलिटिकल रिजेंटमेंट ज़्यादा बढ़ती थी, तो इनको हिंदुओं को, इंडियंस को जो है, मुस्लिम मेजॉरिटी भी डेफिनेटली वहाँ मौजूद थी, तो इंडियंस को जो है वो रिलैक्स करने के लिए नई रिफॉर्म्स लाई जाती थी इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस कमीशन का भी यही मकसद था कि 1919 के एक्ट को देखना और रिकमेंडेशन देना क्या है कि इनमें किन चीज़ों की ज़रूरत है चेंजिंग की, और कौन सी शिक ऐसी है, कौन सी प्रोविजंस ऐसी हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, ठीक है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 8 नवंबर 1927 को जो कमीशन है वो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसको इस्टेब्लिश कर लेती है, लेकिन 1928 में ये जो है कमीशन हिंदुस्तान के लिए आता है, ठीक है। उस वक्त ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे वो स्टैनली बॉल्डविन थे, ठीक है, जिनकी सरबराही में इसको बनाया गया है, ठीक है। इसका मकसद 1919 के एक्ट पर ही निगरानी थी, ठीक है। अगर हम इसकी रिकमेंडेशन की बात करें कि इसने क्या रिकमेंड किया यहाँ पे आने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, लोगों की सजेशन के बाद और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद इन्होंने किस नतीजे पर पहुँचे, तो पहली रिकमेंडेशन जो साइमन कमीशन की थी वो यही थी कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस में होनी चाहिए, ठीक है। डायरकी जो है उसको अब अबॉलिश हो जाना चाहिए। डायरकी एक्चुअली हमने जैसे 1919 के एक्ट में पढ़ा कि ये 2 हाकिमों की अमलदारी होती है, कोई एक बंदा जो है ना वो इंडिपेंडेंट होकर नहीं रूल करता, ठीक है। तो ये को रूल होता है इसमें, ठीक है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट होता है। तो उस वक्त जो साइमन कमीशन हिंदुस्तान के लिए आता है वो ये डिसाइड करता है कि इसको 1919 के एक्ट में जो है वो सूबों में जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो उनका कहना ये था, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन में फर्स्ट रिकमेंडेशन यही थी कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और उनका कहना ये था कि सूबों में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से मुराद ये कि जो अवाम जिन लोगों को मुंतखब करती है उन नुमाइंदों की जो है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि ये डीआरके सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं के बिहाफ पे रिफॉर्म्स और चीज़ें आनी चाहिए, एक्ट आना चाहिए, ठीक है। दूसरी इस साइमन कमीशन की डिमांड ये थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर इख्तियार दे देना चाहिए, ठीक है। और थर्ड वन अगर हम रिकमेंडेशन की बात की करें तो इसमें ये कहा गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ना, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल का वर्ड एक्चुअली यहाँ पे इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मुसलमानों की उस वक्त डिमांड थी ना कि हम अलग कम्युनिटी है, तो हमारा ही नुमाइंदा जो है हम अपने ही नुमाइंदे को चुनेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जैसे 1909 के एक्ट में इख्तियार मिल गया मुसलमानों को ये जुदा करना इंतखाब का, तो सर साइमन का भी यही कहना था, उनका भी यही बिलीव था कि ये बहुत वर्क कर रहा है, ठीक है। अपनी ही कम्युनिटी का जो बंदा है वो अपनी ही कम्युनिटी के जो बंदे को है वो चुनेगा, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे जो है वो इतनी रिजेंटमेंट, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने नहीं अराइज होते, ठीक है। और उनका ये कहना था साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस में कि जो गवर्नर जनरल है उनको फुली अथॉरिटी होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, कि वो अपनी कैबिनेट मेंबर्स को है वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। मुसलमानों की एक डिमांड थी कि हमें 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए किसमें, सेंट्रल काउंसिल में, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सर साइमन के अकॉर्डिंग उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो आपको जिन इलाकों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, ठीक है, इनके मेजॉरिटी वाले जो इलाके हैं और सूबे हैं उनमें इनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देनी चाहिए, ठीक है, और अदर्स एरिया में नहीं, ठीक है। और किसी तरह की कोई रिजर्व सीट्स नहीं होनी चाहिए पंजाब और बंगाल में, ठीक है। और ये भी रिकमेंड किया गया कि जो सिंध है उसको बॉम्बे से अलग कर देना चाहिए, ठीक है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो इंडियन है वो इसको अपोज़ करते हैं साइमन कमीशन को। इसकी बिहाइंड सबसे बड़ी जो वजूहात थी, जो इंडियंस की डिमांड थी, वो यही थी कि ये कमीशन हमारे लिए आया है, ठीक है, हिंदुस्तान में। तो हमारी इंडियंस की एक भी कोई इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है, एक भी बंदे की पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हम इस कमीशन को कैसे मान लें, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसको मुकम्मल तौर पर इसका बायकॉट करती है। ऑन अदर साइड अगर हम देखें, मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा ही थी तो हिंदुओं के बाद, तो वो भी इसका क्या करती है, बायकॉट करती है, ठीक है। और इसी इरा में, इसी टाइमलाइन में फिर हम देखते हैं कि जैसे ही इंडियन भी इसका बायकॉट करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो भी इसका बायकॉट करती है, स्पेशली हमारे जो लीडर्स थे, हमारी जो लीग थी। तो डेट्स वाई फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है साइमन कमीशन के अगेंस्ट, और एक स्पेशल स्लोगन है जिसको यूज़ किया गया, साइमन गो बैक, कि भाई आप जाएं यहाँ से, ठीक है, हम आपकी जो है ना आपके कमीशन को ही नहीं मानते, ठीक है। और बाकी रिकमेंडेशन जो थी, इसका ये मकसद था कि बरतानिया को कन्वे करना कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, किन रिफॉर्म्स की मज़ीद ज़रूरत है, ठीक है। मुसलमान और जो हिंदू लीडर्स हैं, अब उनकी डिमांड सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इंडिपेंडेंस से ही चाहते हैं। वो कहते हैं हम आपके किसी तरह के रिफॉर्म्स एक्ट्स और किसी चीज़ को नहीं मानते, ठीक है, आपके रूल को ही नहीं मानते, ठीक है। और हम अगर आफ्टर मैथ ऑफ साइमन कमीशन की बात करें, तो साइमन कमीशन के बाद हम देखते हैं कि 1935 में एक नया एक्ट आता है, ठीक है, हिंदुस्तान के लिए। लेकिन साइमन कमीशन के जाने के बाद यहाँ जो इंडियंस थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, मतलब अलग वतन के लिए जो काविशें हैं, वो बढ़ जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।